आ, नमस्ते दोस्तों, जय भीम। मैं आप लोगों के साथ आज दलित साहित्य की चुनौतियाँ इस विषय पर विचार करने के लिए उपस्थित हूँ, अपने विचार प्रकट करने के लिए। इसके लिए सबसे पहले मैं जय भीम .कारवां का जो पेज है, इसके आयोजक उनके प्रति धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। मित्रों, दलित साहित्य की चुनौतियाँ पर जब हम बात करते हैं तो कई तरह की चुनौतियाँ हमारे सामने आती हैं या कई तरह की चुनौतियों को हम लोग देख सकते हैं। और इसमें जो सबसे एक बड़ी चुनौती जो दिखाई देती है वो सामने आती है वैचारिकी को लेकर कि दलित साहित्य की वैचारिकी क्या है, उसकी फ़िलॉसफी क्या है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसकी मूलभूत अवधारणाएं क्या हैं और उन अवधारणाओं के आधार पर साहित्य का सृजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम कहाँ तक उनका पालन कर रहे हैं। और यही एक महत्वपूर्ण बिंदु मुझे लगता है, क्योंकि साहित्य, दलित साहित्य की वैचारिकी हम मोटे मोटे रूप पर हम कह देते हैं कि ये अम्बेडकरवाद के दर्शन पर आधारित है। लेकिन उस अम्बेडकरवाद को सब अपने अपने तरीके से बहुत से लोग परिभाषित करते हैं कि वो तो साहित्य में जब उसकी हम चर्चा करेंगे उसकी फ़िलॉसफी को लेकर के, तो दलित साहित्य की वैचारिकी में मेरी दृष्टि में जब हम अम्बेडकर की बात करते हैं या अम्बेडकरवाद की बात करते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने 3 गुरु स्वीकार किए और बतलाया। उसमें एक गौतम बुद्ध, दूसरे कबीर, तीसरे ज्योतिबा फुले। अब जब हम गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक बौद्ध दर्शन हमारे सामने आता है और वो फिलॉसफी के, उस दर्शन के, उस चिंतन के जो एलिमेंट है, जो तत्व हैं, वो अम्बेडकरवाद में समाहित हो जाते हैं। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने सामाजिक दर्शन के बारे में ये कहा भी था कि मैंने इसके जो समता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, कि मेरा दर्शन मूल रूप से इन 3 सिद्धांतों पर, इन 3 शब्दों पर ये खड़ा है। और ये भी उन्होंने कहा था कि ये जो इसमें जो समता का जो कंसेप्ट है, ये मैंने बुद्ध से लिया है। तो और लेकिन जब हम आगे आते हैं, जब हम कबीर पे दूसरे स्टेप पर आते हैं, तो वहाँ कबीर अकेले नहीं होते। कबीर के साथ रैदास भी होते हैं, चोखा बेला भी होते हैं, नामदेव भी होते हैं और वेमन्ना भी होते हैं। तो वो बहुत सारे निर्गुण संत होते हैं जो कबीर उनका एक प्रतिनिधित्व करते हैं। यहीं पर आकर के एक थोड़ा सा एक विचार का एक बिंदु खड़ा होता है कि बुद्ध की परंपरा से लेकर के संत की परंपरा तक आने में बीच में सिद्ध और नाथ भी आते हैं। उसमें चाहे वो जलंधर है, गोरख हैं, या उससे पहले सरहपा हैं, कान्हापा है। तो ये वो दर्शन की वो परंपरा
जो कबीर और रैदास तक और हमारे दूसरे संतों तक आ रही है और जिसको बाबा साहब अम्बेडकर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो आज व्यवहार के धरातल पर वो आज कहाँ है। हम आज देखते हैं कि जो पाठ्यक्रम में कबीर, रैदास और दूसरे संत पढ़ाए जाते हैं, जिनको हमारा विद्यार्थी और युवा वर्ग पढ़ता है, वो उसमें एक बिल्कुल एक तरह के एक भक्त कवि की उनकी छवि है कि वो एक बहुत भक्त हैं और वो ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं, यानी कि वो ईश्वरवाद के एक संवाहक एक कवि के रूप में, संत के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। जबकि उनकी चेतना, उनकी वाणी, उनके पदों, उनके साखियों को जब हम देखते हैं उसमें, तो वो चीज़ें दिखाई देती हैं कि वो बहुत बड़े क्रांतिकारी चिंतक हैं और उनका ईश्वरवाद का वो पोषण नहीं करते, बल्कि उसका वो खंडन करते हैं। लेकिन जब हम व्यावहारिक धरातल पर हम समाज में कबीर पंथ को या रैदास के पंथ, वो भी एक तरह का बन गया है, उनको जब हम देखते हैं तो वहाँ उसी तरह का सारा कुछ चीज़ें हैं जिस तरह की हम दूसरे एक वेदवादियों में देखते हैं, या जो चीज़ें हम उसे एक तरह कहते हैं ब्राह्मणवादियों में देखते हैं। वो सारी चीज़ें वो चीज़ें वहाँ दिखाई जाती हैं कि उसी तरह की भजन, वही कीर्तन, वही पूजा, वही एक ईश्वरीय जो चीज़ें होती हैं। तो क्या अंबेडकर इसको स्वीकार करते थे? क्या हम अंबेडकरवाद की वैचारिकी में इन तत्वों को स्वीकार करेंगे? ये मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे लोग जो दलित लेखक हैं और वो उनकी जो शब्दावली, उनकी वैचारिकी, वो कहीं ना कहीं अस्पष्टता लिए हुए रहती है, उसमें क्लैरिटी नहीं होती इन चीज़ों को लेकर के। और उसके बाद में ज्योतिबा फुले तो बहुत क्लियर हैं कि वो किस तरह से वो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ लड़ते हैं, झगड़ते हैं और शिक्षा का कितना प्रचार प्रसार करते हैं। तो मुझे जो लगता है कि जो इसकी वैचारिकी में जब वो हम बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले को यदि हम लेते हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि जो अंबेडकरवाद की वैचारिकी विकसित होती है, उसमें बुद्ध की करुणा और अहिंसा जो प्रमुख एलिमेंट है, और कबीर का साहस, यानी कि साहस, कबीर जिस साहस के साथ अपनी बात कहते हैं उसको वो ग्रहण करते हैं। और ज्योतिबा फुले का संघर्ष कि कैसे वो इस मनुवादियों से, ब्राह्मणवादियों से, ब्राह्मणों से किस तरह से, जो कट्टरपंथी लोग हैं, वो किस तरह से संघर्ष करते हैं एक मनुष्यता की स्थापना के लिए, समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए। ये यदि अंबेडकर यदि वो तीनों को अपना गुरु मानते हैं, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले को, तो मुझे लगता कि यहाँ से वो तीनों को ये तीन चीज़ें ग्रहण करते हैं और इसके आधार पर ही हम उनके दर्शन को, उनकी वैचारिकी को विकसित हुआ दिखते हैं। क्योंकि जब समानता की बात अंबेडकर करते हैं तो वो समानता केवल मनुष्य की, केवल एक जातियों की समानता नहीं होती, केवल या कोई लैंगिक समानता ही नहीं होती, या केवल आर्थिक समानता नहीं होती। वो एक उसका समानता का एक व्यापक अर्थ हो जाता है और वो समानता होता है सभी मनुष्यों का या सभी प्राणियों का। मनुष्य में अब चाहे वो स्त्री है, चाहे पुरुष है, या थर्ड जेंडर है, कोई भी है, उसमें उसको भी शामिल करेंगे कि सभी समान है, उनके अंदर कोई भेदभाव, हम किसी का रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, वर्ण जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव किसी के बीच नहीं करेंगे, या आर्थिक आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो बड़ा कंसेप्ट बनता है, और वही न्याय और स्वतंत्रता का कि सभी को समान न्याय सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, और सबकी एक मनुष्य की एक मानवीय डिग्निटी,
और इसको हम बहुत बेहतर तरीके से हमारे जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में हम देख सकते हैं। और जो प्रस्तावना में जो कहते हैं हम भारत के लोग, तो उसमें हम जो फीलिंग है, वी फीलिंग है, वो वी फीलिंग ये होती है कि वो वर्ण और जाति और इन सब चीज़ों के भेदभावों से तोड़ करके मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखने की, जब वो कहते हैं, क्योंकि वो जो हमारा संविधान है वो एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति एक मूल्य, एक वोट एक मूल्य, ये जो बराबर है, हर व्यक्ति का एक वोट है और एक वोट का बराबर मूल्य है। तो ये जो चीज़ है मूल्य बराबर होना, ये हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, हमारा जो मूल्यवाद का जो सिद्धांत है, हमारी जो व्यवस्था है मूल्यवादी, तो उसमें कि एक प्रत्येक मनुष्य को बराबर मूल्य देने का ये समानता का कंसेप्ट है। तो ये हमारी इस वैचारिकी में थोड़ा सा इन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि दलित लेखक हमारा एक वर्गों में जो मैं कह रहा हूँ कि इसलिए कि हमारा कुछ ऐसे लेखक भी हैं दलित साहित्य के कि जो बुद्ध को स्वीकार नहीं करते, और वो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अंबेडकर को, बाबा साहब अंबेडकर को भी पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, वो केवल वहीं तक स्वीकार करते हैं जहाँ तक कि वो बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं लेते, यानी कि बौद्ध धर्म से एक अलगाव रखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे लेखकों में जो आजीवक वाद का उन्होंने कोशिश की कि हम के ये बौद्ध नहीं और दलित तो आजीवक हैं, एक आजीवक परंपरा के मानने वाले हैं, और हमारा जो धर्म भी यदि है तो ये भी आजीवक है, और ये दलित साहित्य में उस तरह की वैचारिकी को आने की कोशिश की, हालांकि व्यापक स्तर पर उसको स्वीकृति नहीं मिली, ये एक अलग बात है। इसी तरह से जैसे पंजाब में मंगूराम जी का जो आदि धर्म का आंदोलन है, तो वो भी हमारे कुछ दलित साहित्यकार लोग उसको भी ला कहते हैं कि भाई ये कि उसके बजाय, बौद्ध धर्म के बजाय हमारा अपना धर्म है और ये हमारी वैचारिकी है, तो इसके आधार पर हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो क्यों हम उसको ढोते फिरें। अब सवाल ये होता है कि समाज के स्तर पर हम जब देखते हैं, तो जब हम आजीवक की बात करते हैं तब भी हम उस ब्राह्मणवाद से अलग हो जाते हैं, उससे हम अलग पहचान स्थापित करते हैं, कोशिश करते हैं। यदि हम आदि धर्म की बात करते हैं तो तब भी हम उससे अलग अपनी धर्म की पहचान, अपनी एक पहचान, एक मानवीय पहचान की कोशिश में कि हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। आदि धर्म भी यही उसी की तरफ संकेत करता है, और आजीवक की बात करते हैं तो आजीवक धर्म भी उसी की ओर संकेत करता है कि हम हिंदू नहीं है, एक धर्म के रूप में हम हिंदू नहीं हैं, हम उस दर्शन से बंधे हुए नहीं हैं, वो परंपरा हमारी परंपरा नहीं है, और हम अलग एक अस्तित्व रखने वाले लोग हैं, हमारी अपनी अलग पहचान है, हमारी अपना अलग चिंतन है, हमारी अपना अलग फिलोसफी। और जब हमारा कोई अलग कोई धर्म भी होता है कि हम अपनाते हैं, तो उसका एक बिना वैचारिकी के, बिना दर्शन के कोई चीज़ चलती नहीं है। हम केवल अपना एक धर्म बना लें, हम कहने का आज हमारा एक धर्म बन गया, और लेकिन उसके हमने कोई फिलॉसफी विकसित नहीं की, कोई दर्शन विकसित नहीं किया, तो लंबे समय तक नहीं चलता। उसी तरह साहित्य का भी है, हम एक साहित्य का आंदोलन खड़ा करते हैं, लेकिन यदि हमारी वैचारिकी मजबूत नहीं होगी, वैचारिकी में हमारे छिद्र होंगे, तो बहुत दूर तक वो हम खड़े नहीं हो सकते, हम चल नहीं सकते उसके साथ में, क्योंकि वो जो छेद हैं वहाँ से अंदर से चीज़ें आएंगी और दूसरे जो लोग हैं उनको वहीं से मौका मिलेगा। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ बड़े थोड़ा सा ये संकट पैदा करती हैं, और ये कई चीज़ें दूसरे लोगों को मौका देती हैं, और कई जगह जब ये सवाल होते हैं तो बड़ा इधर कहते हैं बड़ा मुश्किल होता है उनको कैसे जवाब दिया जाए कि क्या हम दलित साहित्य में, क्या हम दलित साहित्य की वैचारिकी में बौद्ध धर्म को या बौद्ध दर्शन को स्वीकार ना करें, क्या बुद्ध को एक तरफ छोड़ दें। और यदि हम बुद्ध को एक तरफ छोड़ते हैं तो वही वैचारिकी जो हमारे सिद्ध और नाथों में है, या उसी वैचारिका का निर्वाह जो संत कर रहे हैं, तो क्या हमें उसको वहाँ तक छोड़ देना चाहिए, या हमें उन संतों को, कबीर को, रैदास को भी क्या हमें उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जिस रूप में हमको ब्राह्मणवादियों द्वारा पढ़ाया जाता है, जो हमको उस समय उनको एक भक्त के रूप में, उनको एक ईश्वर के एक कहने के ईश्वरवादी मूल्यों का एक प्रचार प्रसार करते हुए दिखाना, क्या हमें उस रूप में स्वीकार करना चाहिए। कम से कम मेरा विचार है, मैं उससे सहमत नहीं होता। तो क्योंकि कहीं भी यदि वो उस वैचारिकों को स्वीकार कर रहे होते तो वो उस परंपरा के साथ जुड़ते, लेकिन उन्होंने उस परंपरा से खुद को अलग किया। कबीर ने, उनके ऊपर भले ही आरोपित किया जाए कि वो रामानंद के शिष्य थे, लेकिन वो कहीं से भी कबीर रामानंद का प्रभाव लेते हुए दिखाई नहीं देते, उन्होंने रामानंद से अपने आप को मुक्त किया।
रैदास के लिए भी कहा गया कि वो भी उसी शिष्यों की परंपरा में थे, लेकिन रैदास उसकी अलग परंपरा में है। और यदि वो उस परंपरा में होते तो जिस तरह से रामानंद या दूसरे उससे पहले के जो चिंतक रहे हैं, दार्शनिक रहे हैं, जो या संत रहे हैं जो भी, तो वे सारे सगुण और साकार के उपासक हैं, तो इनको भी सगुण और साकार के उपासक होना चाहिए था। फिर ये निर्गुण और निराकाश के उपासक ये कैसे हो गए, ये निर्गुण कैसे हो गए? तो ये क्योंकि है ये कि ये उनसे एक अलग तरह सोचते हैं, और यदि इनके यहाँ कोई चीज़ आ रही है तो वो उस रूप में बिल्कुल भी नहीं आ रही है, केवल एक शब्दों को हो सकता है कि चूँकि कबीर निरक्षर थे, उनको शब्द ज्ञान उस तरह का नहीं था, उनको जो ज्ञान था व्यावहारिक ज्ञान था। उन्हें किताबों का जो होता है, जो शब्दावली जिस तरह की होती है, तो चूँकि किताबी ज्ञान से वो मुक्त है, तो इसलिए वो कई बार हम किताबी शब्दों के किताबी ज्ञान में फंसा करके उनकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, जबकि उनका ज्ञान, उनकी शब्दावली बिल्कुल व्यावहारिक शब्दावली है, लोक जीवन की शब्दावली है। इसलिए यदि हम कबीर को हम देख सकते हैं, तो यदि एक वेद की परंपरा है तो कबीर उसके बरक्स एक वेद के लोक की परंपरा है। तो ये बिल्कुल एक वेद की परंपरा को नकारने वाली परंपरा कबीर की, रैदास की, ये निर्गुण की जो परंपरा है, ये वो परंपरा है। तो जब लोक जहाँ आ जाता है तो लोक एकदम से एक अलग उसकी दुनिया होती है, अलग उसका चिंतन हो जाता है, अलग उसकी सोच होती है, अलग उसका जीवन होता है। क्योंकि जहाँ वेद होता है वहाँ देवत्व होता है, वहाँ वर्चस्व होता है, और जहाँ लोक होता है, लोक में मनुष्य होता है, लोक में सद्भाव होता है, लोक में सामंजस्य होता है, लोक में भाईचारा होता है। इसलिए हमारे यहाँ दो समानांतर संस्कृतियाँ चल रही हैं, एक देव संस्कृति और एक लोक की संस्कृति। वेद की संस्कृति, देव की संस्कृति दोनों एक ही चीज़ है, और लोक की संस्कृति, और इन दोनों की एकदम उनका दोनों के मूल्य अलग हैं, दोनों की मान्यताएं अलग हैं। हालांकि कुछ चीज़ें लोक में भी जो वेदों की चीज़ें हैं वो दिखाई देती हैं, लेकिन पूरी तरह से उस रूप में नहीं है, क्योंकि लोक का व्यक्ति अनपढ़ है या बहुत कम पढ़ा लिखा है, वो उन पोथों का, उन संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथों का या उस भाषा का उसको ज्ञान नहीं है। इसलिए वो, और हम जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो उनके शब्दों को उस किताबी ज्ञान से तोल करके उसकी व्याख्या करके अपने ढंग से अनुकूल उसकी व्याख्या कर लेता है। और इसीलिए कबीर के बारे में भी उनके जो इतना बड़ा चिंतन और दर्शन है, उसको कभी रहस्यवाद कह करके या उलटबासियाँ कह करके उसकी उलट तरह से उस व्याख्या उसकी की गई। तो ये जो वैचारिकी है, इस वैचारिकी को लेकर के मुझे लगता है बड़े अभी चिंतन की ज़रूरत है। और आज इसलिए चिंतन की ज़रूरत है वैचारिकी को लेकर के कि आज बहुत सारे लोग हमारे साहित्यकारों में हम सब देखते हैं कि इतना सारा हर व्यक्ति, हर साहित्यकार ये तो कहता है अम्बेडकरवादी अपने आप को, लेकिन वो अपने आप को दिखाना चाहता है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, बाकी लोग अम्बेडकरवादी नहीं है। वो दूसरों में कमियाँ निकालता है, लेकिन वो ये परिभाषित नहीं कर पा रहा उसका अम्बेडकरवाद क्या है और दूसरों का अम्बेडकरवाद क्या है। आखिर अम्बेडकरवाद है क्या जिसको रूप में स्वीकार कर रहे हैं बहुत सारे लोग। और ये जो इस तरह का एक जो अस्पष्टता दूसरे लोगों में आ जाती है, विशेष रूप से जो नए लेखकों में है, पाठकों में है, शोधार्थियों में है, या दलित साहित्य के जो सामान्य पाठक, उसमें भी ये भ्रांति बन जाती है कि आखिर अम्बेडकरवाद क्या है। अब क्या आजीवक को शामिल करने के बाद हम अम्बेडकरवादी बनते हैं? क्या हम आदि धर्म को शामिल करने के बाद अम्बेडकरवादी बनते हैं? क्या हम उनको छोड़कर अम्बेडकरवादी बनते हैं? क्या हम जो कबीर पंथ में या रैदास पंथ में या दूसरे चीज़ों के पंथ में जो वो पाखंड, जो उस तरह के अंधविश्वास ब्राह्मणवाद की तरह आए हुए हैं, क्या हम उनको स्वीकार करके हम अम्बेडकरवादी दर्शन बनता है हमारी वैचारिकी बनती है? मुझे लगता है कि किसी भी रूप में दलित साहित्य की वैचारिकी अंधविश्वासों को, पाखंड को, धर्म के नाम पर किए जाने वाले किसी भी तरह के दिखावे को, शोषण को वो स्वीकार नहीं करती। ये उससे मुक्त एक बिल्कुल एक वैज्ञानिक और तार्किक आधार पर चीज़ों को देखने की, समझने की एक दृष्टि देती है दलित साहित्य की वैचारिकी। और ये वैचारिका का संकट एक और इसलिए है कि आज दलित साहित्य में
कई तरह की आज संगठन हैं, कई दलित लेखक संघ, भारतीय दलित लेखक संघ, अम्बेडकरवादी लेखक संघ, अम्बेडकरवादी लेखक मंच, कोई श्रमण संस्कृति मंच, कोई दूसरा मंच, आज इतने सारे बने हुए हैं मंच है, और वो समूह छोटे छोटे फिर समूह बन रहे हैं, और हर समूह का अपना ये दावा, वो सबसे बड़ा अम्बेडकरवादी हैं, वो जो सोचता है उस समूह के लोग वो सबसे ज़्यादा अम्बेडकरवादी हैं, और वो ताल ठोक करके और दूसरे में ये कमी। और ऐसे लोग भी, एक दो ऐसे लोग भी हैं कि जो जिस समय दलित साहित्य को स्थापित करने के लिए हम लोग आंदोलन चला रहे थे, पूरे देश में घूम रहे थे, हर जगह जा जा के गोष्ठियों में, सेमिनारों में, संगोष्ठियों में हम उनसे विरोधी लोगों से, दलित साहित्य के विरोधी लोगों से उनसे जद्दोजहद कर रहे थे, टकरा रहे थे। उस समय हमारे कुछ लोग वो दलित साहित्य का विरोध कर रहे थे, और उनके विरोधियों के, ब्राह्मणवादियों का शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन विरोधियों के, दलित साहित्य के विरोधियों में के स्वर में स्वर मिला करके, बल्कि उनसे भी ज़्यादा तीखे स्वर में दलित साहित्य और साहित्यकारों पर हमला बोल रहे थे। और यहाँ तक कि उन्होंने इसको दलित लेखकों को उस समय पे, चाहे वो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं या कमल भारती हैं, या चाहे वो कोई भी मोहनदास नेमिसराय हैं, जो बड़े से बड़े लेखक जितने भी सारे थे, उन सबको कहा कि ये ब्राह्मणवाद का पोषण कर रहे हैं। जो लोग इस तरह कर रहे थे, और वो दलित साहित्य को अपमान का द्योतक अपने लिए बता करके दलित साहित्य को एकदम खारिज कर रहे थे, खंडन कर रहे थे, आज वे लोग सबसे ज़्यादा आकर के वो दलित साहित्य के नायक वो बन रहे हैं, या उनको नायक बनाया जा रहा है। अब दलित साहित्य की वैचारिक, अब उनकी वैचारिकी क्या है? वो अपने आप को यदि ये भी कह दें कि भाई मैं तो अम्बेडकरवादी लेखक हूँ, अम्बेडकरवादी दलित लेखक हूँ, अम्बेडकरवादी लेखक नहीं हूँ, तो आखिर आपका अम्बेडकरवाद क्या है? आखिर जो आपका अम्बेडकरवाद है, और जो दलित साहित्य की वैचारिकी जो पहले से ही अम्बेडकरवाद को लेकर चल रही थी, जो पहले से ही वर्ण व्यवस्था का विरोध कर रही थी, जो जाति व्यवस्था का विरोध कर रही थी, जो धार्मिक पाखंड अंधविश्वासों का विरोध कर रही थी, जो ईश्वर का, शाश्वतता का, उन मूल्यों का विरोध कर रही थी, जो अवतारवाद का, देववाद का विरोध कर रही थी, जो आर्थिक असमानता का और जो असमानता के जितने भी आधार थे उन सब का विरोध कर रही थी, और जो मानवीय गरिमा के लिए, मानवीय अस्तित्व के लिए जो संघर्ष कर रही थी, जो वैचारिकी थी, आखिर उस वैचारिकी में क्या कमी थी कि जिसे आप कहते थे कि ये ब्राह्मणवादी वैचारिकी है, और आपके अपनी वैचारिकी क्या है जिसे आपका अम्बेडकरवाद कह रहे हैं, कि इसमें और उसमें क्या अंतर है, ये वो कोई नहीं बता रहा। लेकिन आजकल तो ये जो चीज़ें हैं, एक नई पीढ़ी में ये दिक्कतें पैदा होती हैं। हर कहना बड़ा आसान है, अम्बेडकरवाद के प्रमाण पत्र देने के लिए कोई भी तैयार हो जाएगा, कोई भी, बहुत सारे लोग हैं जो अम्बेडकरवाद के प्रमाण पत्र बांट रहे हैं आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक पर, लेकिन उनकी है क्या उनका अम्बेडकरवाद, ये बता नहीं रही वो। तो ये मुझे लगता है कि ये एक संकट इस समय के साथ ये आ रहा है, और आ इसलिए रहा है शायद कि जो लेखकों के, दलित लेखकों के, बहुत खुल करके बोल रहा हूँ मैं, लेखकों के जो अपने जो कुछ द्वंद्व हैं, उनके जो अपने कुछ टकराव हैं, उनकी जो अपनी कुछ असहमतियाँ हैं, वो इस रूप में उभर कर आ रही, यहाँ तक आ रही हैं कि वो एक इसको वैचारिकी को एक तरह का उसमें विपतन पैदा कर रही हैं, उसको डाइवर्ट कर रही हैं वैचारिकी को। क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो लेखकों के संघ भी हैं, तो एक संघ है लेखक संघ, वो हमारा एक जो लेफ्ट, जो वामपंथी विचारधारा उसके साथ जुड़ा हुआ है। कोई हमारा लेखक संघ है तो कोई हमारा वो किसी दूसरे विचारधारा के साथ सॉफ्ट कॉर्नर रख के वहाँ जुड़ा हुआ है। हमारे कुछ लेखक आज जो हमारे जो सत्ता है, जो मंत्री हैं, उन मंत्रियों के कमरों में जा करके अपनी किताबों का लोकार्पण करा रहे हैं या उनको वो कर रहे हैं, तो वो आ रहा है, जबकि उनका वो कौन सी वैचारिकी वहाँ से विकसित होती है और वहाँ से कौन सा क्या होता है। हालांकि ये मानता हूँ कि ये उनकी एक निजी चीज़ है कि वो किसी को भी जाकर अपनी किताब भेंट कर सकते हैं, किसी को भी जाकर किसी लोकार्पण करा सकते हैं, लेकिन ये कोई सामान्य व्यक्ति करे तो वो अलग बात होती है। लेकिन यदि प्रतिनिधि लोग
जो दलित साहित्यकार के रूप में स्थापित है, प्रतिनिधि लोग हैं, जिनकी ओर लोग उम्मीद से देखते हैं, जिनकी ओर इस उम्मीद से उनको देखा जाता है, उनके हर स्टेप को देखा जाता है, उनके कदम को के और उनके व्यवहार को उससे तोला जाता है। कम से कम वो यदि आज की सत्ता के सत्तासीन किसी मंत्री के कमरे में जाकर के और वहाँ जाकर के इस तरह से करें, तो क्या वो कौन सी अम्बेडकरवाद या कौन सी दलित साहित्य की वैचारिकी वहाँ से विकसित होगी? क्या उसमें विघटन होगा या नहीं होगा? तो ये जो चीज़ें हैं, तो इसको मैं समझता हूँ, और वही जो चीज़ें जो पहले भी होती थी कि स्वानुभूति को लेकर के, सहानुभूति को लेकर के, और हमारे दलित लेखक भी और गैर दलित लेखक भी इस बात को उठाते रहे, हमारे दलित लेखक भी अपने ढंग से उसको उठाते रहे, है ना। और यहाँ पे मुझे लगता है कि हमारे जो दलित लेखक हैं उसमें कई तरह से उसको कई बार या तो बचाव की मुद्रा में रहते हैं, या कई बार ठीक से या एकदम सीधे सीधे टकराने की मुद्रा में होते हैं, या कि उस चीज़ का सीधे सही ठोस जवाब नहीं आ पाता कि आखिर कि सहानुभूति और स्वानुभूति में जब कोई आदमी कहता है कि भाई हम भी तो सहानुभूति रखते हैं, ये बात सही है, हम सहानुभूति का इनकार नहीं कर सकते। बाबा साहेब अम्बेडकर का भी जहाँ तीखा विरोध उस समय हो रहा था, तो तिलक जैसे लोग या वो लोग जो चितपावन ब्राह्मण थे, जो पानी को भी धो धो कर पीते थे, है ना, और जो शूद्रों को, अंतजों को, और जो यहाँ तक उन्होंने कह दिया था कभी तेली तमोली, ये इनको, हम लोगों को, ऐसे लोगों को जो निम्न जातियों के लोग हैं, इनको ये संसद विधानसभाओं में आने की इनके लिए क्या ज़रूरत है? इनके लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पे, ये क्या करेंगे आकर के? ऐसी मानसिकता रहने वाले लोग जो इतना छुआछूत का व्यवहार करते थे, तो वही उसी बाबा साहेब अम्बेडकर को भी कुछ ब्राह्मण लोग समर्थन करते थे। उनके काम में हाथ बढ़ा। तिलक का बेटा श्रीधर पंत, वो उनके काम में सहायता बटाता था, यहाँ तक कि उन्होंने अपने अखबार का दफ्तर भी अपने यहाँ पे उसमें तिलकवाड़ा में अपने घर में वहाँ खोल लिया था। तो सहानुभूति भी होती है, उसका भी एक अर्थ होता है सहानुभूति का, लेकिन वो सहानुभूति का अर्थ तभी होता है जब श्रीधर पंत जैसे लोग जो व्यावहारिक स्तर पर उसको अमल भी करें। केवल शब्दों की सहानुभूति कोई मायने नहीं रखती। और यदि स्वानुभूति पर ही यदि कोई लोग कहते हैं कि दलित साहित्य की वैचारिकी को यदि कोई आक्रमण करते हैं, इस पर सवाल उठाते हैं कि भाई वो स्वानुभूति उनकी कोई क्यों, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यदि कोई भी व्यक्ति, हर किसी की स्वानुभूति हो सकती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी अपनी स्वानुभूति नहीं हो सकती है, सबके अपने अनुभव हैं। और वो स्वानुभूति जिस तरह से मेरी है, इस तरह से हर किसी की है। हर किसी के जीवन के अपने अनुभव हैं, हम उन अनुभवों से गुजर कर आए हैं। तो जो दलितों की स्वानुभूति है, वो गैर दलितों को भी स्वानुभूति है। और दलित अपनी कहानियों में, दलित अपनी कविताओं में, आत्मकथाओं में, कहानियों में, जहाँ अपने साहित्य में वो जो सवाल उठा रहे हैं, अपने उत्पीड़न का बयान कर रहे हैं, वो जो उनकी स्वानुभूति है कि हमारे साथ इस तरह का अन्याय हुआ, इस तरह की ज्यादतियाँ की, इस तरह का उत्पीड़न हमारे साथ किया गया, इस तरह का बलात्कार किया गया, इन सब चीज़ों से हम गुजरे हैं, ये उनकी अपनी स्वानुभूति है। अब यदि गैर दलित लोग वो कहते हैं कि भाई हमारी अपनी सहानुभूति है, तो वो सहानुभूति क्यों दर्ज करना चाहते हैं? वो उनकी अपनी स्वानुभूतियाँ उनकी भी तो हैं, वो अपनी स्वानुभूति क्यों नहीं व्यक्त करते? वो जिस सच्चाई के साथ दलित लेखक बता रहे हैं हमारे साथ ये किया उन लोगों ने, तो वे लोग भी उसी सच्चाई के साथ अपनी स्वानुभूति क्यों नहीं बयान करते कि हाँ, हमारे पुरखों ने, मैंने, मेरे परिवार में दलितों के साथ किस तरह का भेदभाव होता था, हम किस तरह की छुआछूत करते थे, हम किस तरह से उनका मानसिक उत्पीड़न करते थे, किस तरह से हमारे बाप दादे या हम कैसे उनको हंटरों से मारते थे, कैसे उनको हमसे गाली से बात करते थे, कैसे हम उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटते थे। वो अपनी स्वानुभूति क्यों नहीं व्यक्त करते? ये साहस उनमें भी तो होना चाहिए, उनको किसने रोका है? तो ये बड़ा आसान तरीके होते हैं चीज़ों को डाइवर्ट करने के, और दलित साहित्य पर ये इसलिए कि उसको, उसकी वैचारिकी को, उसके आंदोलन को ये भटकाने के लिए बड़ा आसान तरीका होता है। तो सहानुभूति को लाना, सहानुभूति जरूरी नहीं है, जरूरी है आपको साथ में खड़ा होना, जरूरी है आपका अपनी मनुष्यता दिखाना, ना कि मनुष्य का प्रदर्शन करना। जो ब्लैक लिटरेचर है उसमें एक जो स्त्री की किसी
पहली एक ऑटोबायोग्राफी है स्टोरी ऑफ ए स्लेव गर्ल, केट ड्रमगूल की। तो वो जिस परिवार में वो एक स्लेव रही थी, दास गुलाम बनकर रही थी, रखा गया था उसको, उस परिवार के तीसरी पीढ़ी के एक व्यक्ति ने इस बात को कन्फेस किया है, उसने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, वो केट ड्रमगूल हमारे परिवार में थी और हमारे परिवार में इसी तरह से उसके साथ व्यवहार किया। उसने साहस दिखाया, उसमें मॉरल है, उनमें नैतिकता है। लेकिन हमारे यहाँ वो नैतिकता समाज में नहीं है। हमारे यहाँ समाज जो गैर दलित समाज है, जब भी उसके ऊपर सवाल उठता है तभी वो उस सवाल से दाएं बाएं होने के लिए वो सहानुभूति के शब्द को वो कवच के रूप में इस्तेमाल करता है। तो स्वानुभूति से वो बचता है, क्योंकि वो स्वानुभूति उसको कटघरे में खड़ा करती है। और इसीलिए वो लोग कई बार दलित साहित्य को कह दिया जाता है कि ये तो शिकायतनामा है, तो ये तो केवल एक जो आत्मकथाओं में जो अपना उत्पीड़न के बात करते हैं, हमारे साथ ये हुआ, ये शिकायतनामा नहीं है। ये मनुष्यता का आख्यान है, ये मानवीय गरिमा और मानवीय संघर्ष की एक लड़ाई है। तो ये दलित साहित्य की जो ये चुनौतियों में मुझे ये चुनौती दिखाई देती है। दूसरा जो चीज़ मैं सांकेतिक रूप में कह भी रहा था कि हमारे यहाँ एक बड़ा चुनौती हमारे यहाँ है कि हम जो अपना गुणात्मक जो विकास होना चाहिए था, मेरे विचार से उतना विकास नहीं हो पाया। एक क्वांटिटेटिव लेखन हमारे यहाँ काफ़ी हो रहा है, मात्रा में काफ़ी लिखा जा रहा है, बहुत सारी आत्मकथाएं, बहुत सारे कविता संग्रह, बहुत सारे कहानी संग्रह, सब कुछ खूब आ रहा है, खूब तो कमी नहीं है। लेकिन जो गुणात्मकता की दृष्टि से हम देखते हैं वो उतना नहीं हो पा रहा। कारण ये है कि हमारे यहाँ अच्छी आलोचना विकसित नहीं हुई। कुछ आलोचक हमारे यहाँ जरूर उभरे, जैसे पहले पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी ने काफ़ी कुछ उनके जो लेख शुरुआती हम पढ़ेंगे तो काफ़ी आलोचनात्मक बहुत अच्छे लेख थे। डॉक्टर एन सिंह, उन्होंने आलोचना पर शुरुआत बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद डॉक्टर तेज सिंह ने काम किया आलोचना पर लेकर के। लेकिन उसके बाद में हम देखते हैं तो आलोचना पे कोई बड़ी कमल भारती आजकल जरूर अच्छा काम कर रही है, निश्चित रूप से। तो कमल भारती के अलावा या डॉक्टर धर्मवीर ने काम किया। केवल हमारे पास यदि देखें तो हमारे पास 2 या 3 आलोचक मिलते हैं, धर्मवीर, कमल भारती और तेज सिंह, एन सिंह और पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी। इसके अलावा कहाँ कौन आलोचक दिखाई देते हैं। और ये भी तेज सिंह भी थोड़ा सिमट कर रह गए। तेज सिंह की आलोचना भी, चूँकि वो के लेफ्ट के वामपंथी मार्क्सवादी आंदोलन से निकल कर आए थे, 97-98 तक वो उसी आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता थे, तो उनकी वैचारिकी पर, उनकी आलोचना पर वामपंथी प्रभाव था। तो इसलिए, और अम्बेडकर का प्रभाव उनके पास बाद में आया, कम था। और उनकी जो वैचारिकी और उनकी आलोचना है उसमें अम्बेडकरवाद और मार्क्सवाद दोनों का एक बिल्कुल एक दोनों के तत्व उनमें शामिल मिलते हैं। और धर्मवीर की जो आलोचना है वो आलोचना भी एक तरह के एक अतिवाद की तरफ जाती है कि वो यहाँ तक कि वो जो जातियाँ हैं दलितों की, उन जातियों को भी एक वर्ग के रूप में स्वीकार नहीं करते। वो यहाँ तक कि वो अपने आप को ठेठ चमार तक सीमित रख लेते हैं। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत हो जाती है पैदा। तो हमारे देखिए होता ये है कि आलोचना साहित्य के, जो सृजनात्मक साहित्य के लेखन में बड़ी मददगार होती है। अच्छी आलोचना अच्छे साहित्य के लिए प्रेरक का काम करती है। और अच्छा लेखन वो अच्छी आलोचना के लिए जमीन तैयार करता है। दोनों चीज़ें हैं साथ साथ। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे यहाँ अच्छी आलोचना विकसित नहीं हुई, क्योंकि हमारे यहाँ जो धर्मवीर ने आलोचना की वो दलित साहित्य की आलोचना नहीं की, उन्होंने कबीर के आलोचकों की आलोचना की, चाहे वो रामचंद्र शुक्ल की या हजारी प्रसाद द्विवेदी की या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की या किसी और की या तुलसी की आलोचना। दलित साहित्य की आलोचना नहीं हुई। तो हमारे यहाँ जो दलित साहित्य की आलोचना होनी चाहिए थी
जरूरत इसकी थी, तो दलित साहित्य के आलोचक विकसित नहीं हुए। हमारे यहाँ समीक्षाएं लिखी गई, आलोचना नहीं। और उसका कारण ये रहा कि हमारे यहाँ आलोचना में कि जो हमारी जो एक तरह का एक सहनशीलता है स्वीकार करने का, हमारा हाजमा बड़ा सीमित रहा कि यदि किसी ने आलोचनात्मक टिप्पणी या हमसे असहमति व्यक्त की तो उसको हमने स्वीकार नहीं किया। अधिकांश लोगों के साथ ये हुआ। ये बड़ा अच्छा सुझाव दिया है अभी किसी ने, हमारे मित्र ने, कि निश्चित रूप से कुछ और नए आलोचक भी आ रहे हैं। और इसलिए मैंने क्या कहते, बहुत सारे लोग हैं, मान लिया कर्मानंद आर्य भी है या नामदेव भी हैं या और भी लोग हैं, ऐसे ऐसा नहीं है। शील बोधि भी बहुत अच्छा आलोचनात्मक काम कर रहे हैं, और भी कई लोग हैं। लेकिन मैं उस रूप में लेना चाह रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारे नाम आएंगे कि जो हम एक बड़े नाम दे सकें, भाई हाँ ये हमारे आलोचक हैं। जैसे कि वो हम नामवर सिंह का नाम दे देते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम देते हैं, रामविलास शर्मा का नाम देते हैं। इस तरह के नाम नहीं है हमारे पास में कि जो इस तरह की, जैसे उन्होंने तुलसी को लेकर के उन्होंने जो आलोचनाएं की, या उन्होंने दूसरे रचना को, या नामवर सिंह ने मान लिया मुक्तिबोध को लेकर के जो आलोचनाएं की, जो वो उस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ नहीं है ना। अब ये ठीक है, हमारे यहाँ अभी जो आने वाली युवा पीढ़ी है वो आलोचना पर आगे काम करेगी और इसका विकास होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, लेकिन अभी तक नहीं है। और उसका, क्योंकि हम लोग अपने आप को इतना कंप्लीट मानने लगे कि मेरे लेखन, मुझसे बड़ा लेखक कौन होगा, ये कौन होता मेरे लेखन पर सवाल खड़ा करने वाला, जिसको समझ ही नहीं है। और हम अपनी, यदि कोई हम पे असहमति व्यक्त कर दे, हमारे लेखन पे कोई यदि सवाल खड़ा कर दे, तो हम उसको शांत से होकर के उसको स्वीकार करके उस पर विचार करने के बजाय हम तुरंत उस पर काउंटर अटैक करने लग जाते हैं, कि तुमने ये कैसे कह दिया, और हम उसके साहित्य में उसमें कमियां निकालने लग जाते हैं। ये जो चीज़ें हैं जिसने हमारी आलोचना का विकास नहीं होने दिया, और ये आलोचना का विकास नहीं हुआ, तो इसीलिए हमारी सृजनात्मक क्षमता का भी उतना अपेक्षित ढंग से बहुत विकास नहीं हुआ। ये चीज़ें, ये हमारे दलित साहित्य की बड़ी चुनौती है कि हमें अपनी आलोचना को विकसित करना पड़ेगा, हमें आलोचक विकसित करने पड़ेंगे। और उसके लिए ज़रूरी है कि लेखकों को, मेरी विनम्र विनती है कि लेखकों को सहनशील होना पड़ेगा। उन्हें, यदि कोई आलोचना वो होती है जब कोई लेखक, वो अपना लेखक का चेहरा नहीं देखता, वो लेखक का नाम नहीं देखता, वो केवल रचना को देखता है, और रचना के उसके जो अपने जो उसकी जो भी उसकी मेरिट डिमेरिट जो भी हो सकती हैं, वो रचना के उस पर आधार पर ही केवल उसका मूल्यांकन करता है, वो चाहे रचना किसी की भी हो। अब यदि कोई रचना किसी युवा लेखक की या कम चर्चित लेखक की रचना किसी आलोचक को अच्छी लगती है, और उसके बरक्स किसी स्थापित या किसी बड़े नामवर लेखक की रचना, और फिर जिस रचना की प्रशंसा की गई है उस रचना को भी पढ़ना चाहिए, अपने आप को देख लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, पता नहीं ये नेटवर्क का समस्या है, इससे बीच बीच में थोड़ा सा गायब हो जाता है। तो ये हमको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना, मुझे लगता है ये जो हमारी चुनौती है कि हम अपनी आलोचना पर हम ध्यान दें। और आलोचना पर तभी अच्छी आलोचना कोई आलोचक कर सकता है कि आलोचक के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे बहुत ज़्यादा वो पढ़ने वाला व्यक्ति है। ये उदाहरण हमारे सामने हैं धर्मवीर और कमल भारती, इतने पढ़ाकू व्यक्ति हैं क्योंकि उनके जो तर्क हैं वो तर्क विकसित हो रहे हैं उनके अध्ययन से। इसलिए जितना आलोचक को अधिक से अधिक पढ़ना पड़ेगा, और जितना वो पढ़ेगा ना केवल रचना को, रचनाकार को, बल्कि और बहुत सारी चीज़ें जो आसपास की हैं, जो उससे जो संदर्भ उससे जुड़ते हैं, तो और दूसरा उसका वैचारिकी का स्पष्ट होना। यदि दलित साहित्य की वैचारिकी उसे स्पष्ट है, आलोचकी का स्पष्ट होना, और आलोचक का उस वैचारिकी के साथ बहुत मजबूत या परिपुष्ट होना, ये बहुत ज़रूरी है। तब वो हमारी चीज़ें, आलोचना और रचनाएं हमारी आगे बढ़ेंगी, और तब हम जो बहुत सारे सवाल हैं वो सवालों के जवाब हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो रचनाएं अपने आप में जवाब देंगी। और तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है कि लेखकों को आत्म प्रशंसा से, अपनी स्वयं प्रशंसा से बचने की जरूरत भी है। ये हर लेखक के लिए उसकी रचना कोई भी हो, छोटी या बड़ी, वो प्रिय होती है। जैसे एक माँ के लिए उसके सारे बच्चे बराबर होते हैं, सारे बच्चे उसको प्रिय होते हैं, तो एक लेखक के लिए उसकी सारी रचनाएं, वे उसके ब्रेन चाइल्ड होती हैं, वो सब अच्छी होती हैं। लेकिन मेरी रचना सबसे अच्छी है
ये मानना और आग्रह करना लोगों से कि मैंने बहुत अच्छी कहानी देखी है, मैंने बहुत अच्छी कविता, आप पढ़िए आपको पसंद आ जाएगी, ये कह के आग्रह करके जब पढ़वाते हैं तो हम एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं कि नहीं आपको मेरी प्रशंसा करनी ही है, और फिर इसका मतलब हम कोई आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं है यदि हम ये कहते हैं। तो लेखकों में ये एक आना चाहिए कि वो कि एक तो किसी से आग्रह ना करें कि मेरी चीज़ को जरूर पढ़िए, पढ़ना पाठक की स्वतंत्रता है, ये उसकी रुचि पर निर्भर करता है कि उसको किस चीज़ में रुचि है, और रुचि भी है फिर उसकी अपनी प्राथमिकताएं भी होती हैं कि आज मैं क्या पढ़ रहा हूँ, आज मैं क्या काम कर रहा हूँ, और कोई मेरा मित्र मुझसे कहे कि ये मेरी चीज़ें सर इसको पढ़ लीजिए, और मैं एक काम कर रहा हूँ तो मेरी प्राथमिकता में कुछ और काम है, तो वो मेरी प्राथमिकता में तीसरे चौथे नंबर पर आ जाएगी, पहले मैं ये काम कर लूँगा फिर आपकी चीज़ें पढ़ लूँगा। और यदि उस प्राथमिकता में वो चीज़ आती है और तब तक हमारे लोग नाराज़ हो जाते हैं कि जी आपने इतने दिन हुआ मेरी चीज़ को पढ़ा नहीं, तो इसका मतलब आप मेरे प्रति उपेक्षा भाव रखते हैं, और हम नाराज़ हो गए, और हम कई बार हम मित्रता भी संवाद भी ख़त्म कर लिया। ये जो अपरिपक्वता है हमारी, ये हम क्यों इतना आग्रह करते हैं? मेरे विचार से एक लेखक का काम लिखना है, उसे लिखना है, लिख करके पत्रिकाओं में, किताब के रूप में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ जहाँ भी अपना मंच उस पर छोड़ देना है, और वहाँ से जो टिप्पणियाँ हैं, स्वतंत्र टिप्पणियाँ अपने आप जो लोग पढ़ेंगे आ जाएगी। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ कोई चीज़ ऐसी कोई प्रसंग आए तो हम उसे और वो कहें कि भाई आपकी ये चीज़ बता सकते हैं, हाँ ये चीज़ आई थी, इसको यहाँ देखा जा सकता है। लेकिन ये कह के हम कहें कि नहीं मैंने बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, मैंने बड़ी मेहनत से लिखी है, बड़ी ढूंढ कर लाया हूँ, मैंने बड़ा शोध किया है और आपको पसंद आएगी, और ऐसी चीज़ आज तक नहीं लिखी गई। हाँ, ऐसी जरूर चीज़ें होती हैं, कई बार ऐसे विषय होते हैं कि जो उससे पहले नहीं लिखे गए, और यही तो लेखन होता है कि लेखक नए विषयों पर लिखे, नई चीज़ें लाए ढूंढ करके, और उसको नए एंगल से, नए दृष्टिकोण से, नए ढंग से उनको प्रस्तुत करे, है ना। तो वही तो चीज़ होती है, वही तो नयापन होता है। यदि ये नयापन नहीं होगा और वही पुरानी घिसी पिटी चीज़ों को हम रिपीट करते रहेंगे तो हम पाठक को क्या देंगे? हम कौन से नए, जिसे कहते हैं हमारे लेखन का ये जो क्षेत्र है ये ज्ञान का क्षेत्र है, और इसमें हम एक तरह से लेखन के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से हम ज्ञान का उत्पादन करते हैं, विचारों का उत्पादन करते हैं, और यदि हम नया नहीं देंगे तो हम कौन से विचारों का उत्पादन कैसे करेंगे? और यदि कोई रचना विचारों का उत्पादन यदि हम नहीं करते, नए विचारों का उत्पादन हम नहीं करते, तो हम कुछ नया नहीं दे रहे, हम कुछ नया नहीं जोड़ रहे समाज के लिए। यदि हम पुरानी चीज़ों को देखकर बैठे रहते हैं तो हमें पुरानी चीज़ों को पलटना पड़ता है, उनकी नए ढंग से आज के संदर्भों में उनको देखना पड़ता है, चाहे वो इतिहास हो, चाहे परंपराएं हों, और उसको फिर उसी ढंग से नए संदर्भों में उसके में व्याख्या करनी पड़ती है, उनको नए संदर्भों में लिखना पड़ता है, और भविष्य को ध्यान में रखते हुए कि हमारी भावी पीढ़ियाँ उसका कैसे इस्तेमाल करेंगी, हमारा भावी समाज कैसा होगा। ये सब चीज़ें ये बहुत ही मुझे लगता है कि ये हमारे असहमति के लिए और आलोचना के लिए हम में गुंजाइश होनी चाहिए दलित साहित्य में। ये उसके विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत बड़ी चुनौती आज के समय में है। तीसरा एक जो चीज़ मुझे और लग रही है वो ये कि जो हम बहुत सारे अधिकांश लोग हम सोचते हैं कि जो हमको जो एक गंभीर लेखन ही लिखना चाहिए, हमको केवल वही कि जो हमारा कि जो जिसमें हमारे साथ क्या किया, सवर्णों ने हमारे साथ कैसा भेदभाव किया, कैसे जातियाँ की, ये सब किया, वही हमारे कहानी के, कविताओं के वही प्रसंग और वही संघर्ष, वही द्वंद्व, वही तनाव, वही सब चीज़ें वही होने चाहिए। और हमको प्रेम पर कविताएं नहीं लिखनी चाहिए, हमको प्रेम पर कहानियाँ नहीं लिखनी चाहिए, हमको ये रोमांटिसिज्म से दूर रहना चाहिए। ये सब चीज़ें भी मुझे लगता है हमको, ये मेरा निजी विचार है, आप लोग सहमत हों या ना सहमत हों ये ज़रूरी नहीं है, कि आखिर जीवन में हम यदि ये कह रहे हैं कि हम जिंदगी को जी नहीं रहे हैं, हम एक जंग लड़ रहे हैं रोज़ रोज़, और हमारा साहित्य है वो साहित्य भी एक जंग है, एक आंदोलन है। यदि हम ऐसा कह रहे हैं तो आंदोलनों को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? किसी भी आंदोलन को आप देखें, जो सैड सॉन्ग होते हैं, आप पुराने गाने, गज़लें, वो बड़ी कर्णप्रिय होती हैं, वो हमको अंदर उतारती हैं अपने अंदर। हम उन पुराने गानों को उस तरह के सुन करके
जो धीमे संगीत में आते हैं, या गज़लें जो धीमे धीमे संगीत में आती हैं, वो हमारे अपने अंदर उतारती हैं, हम अपने अंदर उतरते चले जाते हैं। लेकिन आंदोलन अंदर उतर के हम आध्यात्मिक हो सकते हैं, अंदर उतर के हम आंदोलन के लिए जो ऊर्जा होती है वो नहीं मिलती। वो ऊर्जा मिलती है हमको तेज संगीत से, जिसमें हमारे पैर थिरकने लगते हैं, हमारी सिराएं फड़कने लगती हैं, जोशीले गानों से, भड़कीले। इसलिए नारे क्यों लगाए जाते हैं? नारे इसलिए लगाए जाते हैं सभाओं में, जुलूसों में भी, आंदोलनों में, कि नारों से हमारे रक्त का संचार तेज हो जाता है, नारों से हमारे अंदर हमारी चेतना, सब हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। और वो नारे हम जोश में भर के लगाते हैं। हम धीरे धीरे यदि हम नारों को लगाएंगे तो उन नारों में जोश नहीं होगा, तो वो हमारे अंदर कोई उत्साह का संचार नहीं करेंगे। तो आंदोलन के लिए ये बहुत चीज़ें ये ज़रूरी है कि हम, हमारे लेखक, क्योंकि जीवन है, हम कोई विषादों में ही जीना नहीं है। हमारे जीवन में खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए? आखिर जिस बुद्ध की बात कर रहे हैं, तो बुद्ध का दर्शन भी कोई दुखवाद का दर्शन नहीं है, वो सुखवाद का दर्शन है। वो अंततः दुखों से मुक्त दिलाने का दर्शन है, वो दुखों से मुक्त करके वो जीवन को सुखी बनाने का। और जो सुख है, तो उस सुख में हमारा उत्साह है, हमारा उमंग है, हमारा नाच भी है, हमारा गान भी है। आखिर हमारे जब परिवार में जब बच्चा पैदा होता है तब हम उत्साह करते हैं, घर में जब किसी शादी ब्याह होता है तब हम नाचते हैं, गाते हैं, करते हैं। जीवन है, वो तो जीवन है, तो प्रेम के बिना हम जीवन कैसे हो सकता है? वो तो इसलिए यदि प्रेम जीवन का एक हिस्सा है तो हमारे साहित्य में हम प्रेम पर कविताएं क्यों नहीं लिख सकते, हम प्रेम पे गीत क्यों नहीं लिख सकते, प्रेम पे कहानी क्यों नहीं लिख सकते? मुझे बहुत अच्छा लगा था जब कैलाश चंद्र चौहान ने कदम पत्रिका का प्रेम कहानी विशेषांक निकाला था। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। कम से कम दलित लेखक क्यों नहीं प्रेम कहानी लिख सकते? दलित साहित्य में प्रेम कहानियाँ क्यों नहीं हो सकती? दलित साहित्य में भी रोमांसवाद हो सकता है, प्रेम हो सकता है, लेकिन वो रोमांस जीवन के प्रति है। जीवन के प्रति हमारा रोमांस होना चाहिए, हमें जीवन के प्रति लगाव होना चाहिए, जीवन के प्रति हमारी गहरी आसक्ति होनी चाहिए। और उस जीवन की जब आसक्ति है, उस जीवन की आसक्ति में हमारा प्रेम भी है, वो अनुराग भी है, उसमें सब कुछ आएगा। आखिर यदि हमारा अंदर उत्साहित नहीं होगा, हम वैसे बैठे रहेंगे, अपने आप वो गमगीन से बैठे रहेंगे, तो कौन सी लड़ाई लड़ेंगे हम? कौन से उत्साह से मैदान में जाएंगे हम? तो हमको एक वैचारिक ऊर्जा भी चाहिए, हमको सब कुछ चाहिए। तो ये मुझे लगता है हमको ये भी एक विचार, मुझे लगता है एक बिंदु, मुझे लगता है इसका साहित्य का ये है। तीसरी एक और मैं एक संकट जो देख रहा हूँ और जो मुझे चुनौती के रूप में लगता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे दलित लेखक, वो जैसे मैंने पहले भी संकेत है, वो जाति की संकीर्णता के साथ जुड़े हुए हैं। वो उन्होंने अपने अपने जाति के साथ, वो जैसे एक बार एक कहानी संग्रह आया था या कविता संग्रह, ध्यान नहीं आ रहा कौन सा आया था, वो अम्बेडकरवादी वाल्मीकि समाज की रचनाएं। अब कल को आएगा अम्बेडकरवादी खटीक समाज की रचनाएं, अम्बेडकरवादी जाटो समाज की रचनाएं। क्या तो ये चीज़ें हैं? या हम कुछ अपने ऐसे संगठन बना लें कि अपनी अपनी जातियों को लेकर के बना लें। तो एक दलित जो एक बड़ा एक जमात बनी है, जो एक बड़ी दलित को एक छोटी एक जात नहीं है, दलित एक बड़ी टर्मिनोलॉजी है, बड़ा नाम है, बड़े वर्ग है, ये एक वर्ग बन गया, दलित एक वर्ग है, ये जाति नहीं है। और हम जातियों में इस तरह सिमटते हैं जब इस तरह से हम देखने लग जाते हैं, ये दलित साहित्य की आंदोलन के लिए, दलित साहित्य के लिए मैं इसे खतरे के रूप में देखता हूँ कि इससे एक विघटन शुरू होता है। हालांकि विघटन पहले जब शुरुआत हम लोगों ने की थी तो उस समय दलित के अंदर हमारी जो साहित्य की परिधि थी उसमें दलित तो जो अनुसूचित जाति थे वो थे, अनुसूचित जनजाति हैं, सभी ट्राइबल्स हैं वो उसमें थे, और यदि जो ओबीसी के भी वो जातियाँ कि जो बिल्कुल केवल नाम भर के लिए सछूत हैं, बाकी वो भी बिल्कुल जो अनटचेबल्स की तरह दलितों की तरह ही वो उसी तरह की कामगार जातियाँ हैं, वो सब भी, या घूमंतु जातियाँ हैं, उन सबको, या यहाँ तक भी जो ट्रांसजेंडर्स भी हैं कि जिनको भी नाम इस तरह हर कोई उपेक्षा से, घृणा की दृष्टि से इनको देखा जाता है, उन सब लोगों को हम दलित मान करके ये सब चीज़ों का सब चल रहे थे कि ये शोषित हैं, ये सब लोग अपने ढंग से, ये उत्पीड़ित वर्ग हैं, ये सारे, उनको इस रूप में। लेकिन आज वो कुछ लोगों ने इस तरह का काम हुआ उसके प्रयासों से कि आज वो चीज़ें एक अलग अलग खाँचों में बढ़ती चली जा रही हैं।
और इससे क्या हो रहा है, जैसे जैसे दलित खांचे में बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही दलित साहित्य पर सवाल भी उठते जा रहे हैं, दलित साहित्य पर आक्रमण भी होता जा रहा है, और दलित साहित्य का जो ताना भाना था जो विस्तृत, वो कहीं ना कहीं उस पर वो छिन्न भिन्न भी होता जा रहा है। और ये सब चीज़ें मैं फिर वहीं लौट कर आ रहा हूँ, ये है हमारी वैचारिकी का मजबूत न होने के कारण, कि हम वैचारिकी को ठीक से समझ नहीं पाए या विकसित नहीं कर पाए। और ये बहुत ज़रूरी है कि एक लंबे समय तक आप देखेंगे कि जो साहित्य की हमारी परंपरा है वो एक वेदवादी परंपरा है, इसलिए उस परंपरा का जो दर्शन है वो उसी वैदिक दर्शन के आधार पर पूरा पूरा साहित्य खड़ा है। उसमें वैदिक पुराणिक वही आख्यान, वही मूल्य, वही करेक्टर, वही सारा कुछ है। और जो प्रगतिशील हमारी जो साहित्य की जो धारा आई है, वो प्रगतिशील धारा वो पूरा बिल्कुल वो मार्क्सवाद के ऊपर आधारित है। दर्शन है उनके पास में भी, उनके पास यदि वैदिक दर्शन है तो प्रगतिशील आंदोलन के पास में भी एक मार्क्सवाद का दर्शन है। दलित साहित्य के पास में भी एक दर्शन चाहिए, और हम यहीं आकर के ये किंतु परंतु में फंसे हुए हैं कि हम उसे स्वीकार करें, उसे ना करें। हम कभी कबीरपंथी बनते हैं, कभी रैदासपंथी बनते हैं, कभी हम अंबेडकर को इतना स्वीकार करते हैं, कभी उतना स्वीकार करते हैं। हमको अपनी फिलॉसफी निश्चित निर्धारित करनी पड़ेगी कि हमारा दर्शन क्या हो, क्योंकि और ये पेच इसलिए आ रहा है हमारी वैचारिकी में कि डॉक्टर धर्मवीर जो इतने बड़े आलोचक हमारे दलित साहित्य के थे, उनका ये तक कहना था कि मुझे ईश्वर को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ब्राह्मणों के ईश्वर को स्वीकार नहीं करूंगा, मेरा अपना ईश्वर होगा, और चाहे मेरे ईश्वर में उनके 2 हाथ हैं तो मेरा ईश्वर के 10 हाथ बना लूंगा, उनके किसी एक में उनके 4 सिर हैं तो मैं 10 सिर लगा लूंगा और मैं इतना कर लूंगा, लेकिन मेरा ईश्वर होगा, मैं उनके ईश्वर को स्वीकार नहीं करूंगा। अब ये जो चीज़ें हैं, अब ईश्वरवाद को लेकर के कि हमको ईश्वर चाहिए या नहीं चाहिए, उससे लगता है कि हमको ईश्वर चाहिए और हम ईश्वर के बिना नहीं चल सकते। तो अब दलित साहित्य की वैचारिकी में यहाँ एक पेच आ जाता है कि क्या हम ईश्वरवादी हैं या अनीश्वरवादी हैं, हम ईश्वर को स्वीकार करते हैं या नहीं स्वीकार करते। ये चीज़ें हमको स्पष्ट होनी चाहिए, जबकि अभी तक और अधिकांश तौर पर, चाहे वो महाराष्ट्र का दलित साहित्य का आंदोलन है, चाहे वो हिंदी का है, मराठी का, हिंदी का या दूसरी भाषा का भी, सब ने कि उस सब में कब ईश्वर को, ईश्वरवाद को, शाश्वतता को नकारा है। क्योंकि ईश्वर को या शाश्वतता को किसी भी रूप में स्वीकार करने से आपको वर्ण व्यवस्था के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का जो अस्तित्व है उसे जो हम जो समाजशास्त्र में दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत मानते हैं, वो ऋग्वेद जो पुरुष ब्रह्म से होता है, यदि वो पुरुष ब्रह्म को नहीं स्वीकार करेंगे, हम ये कह देंगे कि वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत उनका नहीं है, ये आपका, ये मनुष्यों का, ये ब्राह्मणों को द्वारा बनाया हुआ है, ये उनके चाल है, षड्यंत्र है। और यदि हम ईश्वर को स्वीकार कर रहे हैं तो इसका मतलब ईश्वर से बना हुआ, हम वहाँ उस पेच में फंस जाता हमारा आदमी। तो हमको अस्वीकार करना पड़ेगा। और ये तार्किक रूप से भी कि ईश्वर या इस तरह की कोई सत्ता या कोई परमात्मा या आत्मा या इस तरह का या अवतार उसके हो जाना, ये सब चीज़ों को तो बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तो बहुत सोच समझ के ली, और उन्होंने जो लंबे समय तक, कई दशकों तक अध्ययन किया सारे धर्मों का, सारे दर्शनों का अध्ययन किया, और तब उनको ये अनुकूल लगा कि नहीं, ये अनुकूल है। और ये इसलिए नहीं कि ये केवल अछूतों के अनुकूल धर्म है, बल्कि ये कि मनुष्यता के लिए धर्म है, ये मनुष्यता की स्थापना के लिए बड़ा जरूरी है, इस समाज को मानवीय बनाने के लिए बहुत जरूरी है, इस राष्ट्र को एक समुन्नत और एक समतामूलक राष्ट्र बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे धर्म का होना कि जो समानता को महत्व देता हो, समानता को स्थापित करता हो और असमानता को कोई जगह ना देता हो। और लेकिन यदि हमारा कोई दलित चिंतक ये वो ईश्वर को स्वीकार करेगा तो दलित साहित्य की वैचारिकी में पेच आ जाएगा, और उससे फिर जो दूसरा लोग हैं वो उसी को ढाल बना करके कल को हमारे साथ में उन्हीं चीज़ों को खड़ा करके, और वो हम सवाल हो जाएंगे तो क्या जवाब होंगे। तो क्या धर्मवीर को खारिज करेंगे, कोई दलित लेखक नहीं है, वो दलित आलोचक नहीं है, और यदि स्वीकार करेंगे तो क्या हम धर्मवीर के उस कंसेप्ट को स्वीकार करेंगे कि हाँ ईश्वर को, हम ईश्वरवादी हैं, हम ईश्वर को स्वीकार करते हैं। ये पेच है। ये कई चीज़ें कभी कभी हम भावुकता में आकर के लिख जाते हैं, कभी कभी हम किसी एक प्रवाह में आ रहे होते हैं, और प्रवाह में आकर के कई बार हम, और जो एक बार चीज़ें आ गई और हमने एक दो छप गई, वो चूँकि सार्वजनिक हो गई, फिर हम वहाँ से पीछे ले पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो ये आज जब बहुत तरह की चीज़ें हो रही हैं, और आज ये भी एक हमारे यहाँ एक साहित्य में एक ये भी एक चल रहा है कि दलित साहित्य का, भाई दलित साहित्य, अब चूँकि सरकार ने भी दलित साहित्य को एक तरह से वो असंवैधानिक वो घोष माना, और कई राज्य सरकार ने अपने कई अपने संस्थाओं को अपने नीचे एक आदेश दे दिया कि सरकारी दस्तावेजों में दलित शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए। ये भी एक संकट है कि दलित साहित्य का यदि इस तरह का सरकारी दस्तावेजों में इस्तेमाल ना किया जाए, तो ये जो विश्वविद्यालय में जो पाठ्यक्रम हैं वो बहुत सी जगहों पे दलित साहित्य के नाम पर पाठ्यक्रम है। कल को वो दलित साहित्य के पाठ्यक्रम वहाँ से हटाए जा सकते हैं। ये अलग बात है कि आजकल अधिकांश जगहों पर वो अस्मिता मूलक साहित्य के नाम पर वो पाठ्यक्रम आ रहा है, उसमें अस्मिता में आ रहे हैं। तो अस्मिता में दलित अस्मिता भी आ रही है, आदिवासी अस्मिता है और स्त्री अस्मिता है। वो तीनों अस्मिताएं उसमें आ रही हैं, वो अस्मिता मूलक साहित्य के अंदर, लेकिन दलित के नाम पर आ रही है वो भी, कि दलित अस्मिता, अम्बेडकरवादी अस्मिता नहीं है। ये ध्यान रखने की चीज़ है। तो यदि तो ये एक नाजुक चीज़ है, और ये आजकल जो फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर हमारे जो बौद्धिक लोग हैं, हमारे बहुत मित्र लोग जो इस पर आजकल बहस बहुत कर रहे हैं, कुछ अच्छी बहस होती है, कुछ बहुत तीखी बहस होती है, और उसमें कुछ लोग बिल्कुल एक दलित साहित्य को एकदम से नकार कहते हैं नहीं, इसको ख़त्म करके हमें ये अम्बेडकरवादी नाम रखना चाहिए। कुछ कहते हैं हमें मूल निवासी साहित्य कहना चाहिए, कुछ कहते हैं हमें कुछ आजीविकवादी साहित्य होना चाहिए, कुछ कहते हैं हमको वो कहते हैं लोकायत, हमें लोग अपने आप को ये साहित्य कहना चाहिए, है ना। और तो ये चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों पर मुझे लगता है गंभीरता से सब लोग सोचें। मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं अपने आप को इस स्थिति में नहीं समझता कि मैं कोई बहुत बड़ी सलाह दूं कि मेरी सलाह लोग मान लेंगे। मुझसे बड़े बौद्धिक लोग मौजूद हैं, मुझसे बड़े लेखक साहित्यकार लोग मौजूद हैं, वो इस पर अपना कुछ बोलेंगे, वो इस पर कहेंगे। मैं केवल यही कहूँगा कि जो युवा लोग हैं, जो युवा लेखक हैं, चाहे वो कवि हैं, आलोचक हैं या कथाकार हैं, या जो विद्यार्थी हैं, पाठक हैं, या जो शोधार्थी हैं, वो इन सब बिंदुओं पर अपने खुले मस्तिष्क से सोचें और किसी के भी अंध अनुयायी ना बने। कम से कम मेरे अनुयायी कोई ना बने, ये मेरी विनती है। आप किसी के विचारों से आप प्रभावित हैं, सहमत हैं, तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि सहमत हैं, लेकिन आप इतनी गुंजाइश रखें कल को आप उनसे असहमति भी व्यक्त कर सकें। आप जो लोग मुझसे मेरे विचारों से सहमत हैं, वो मुझसे असहमति व्यक्त करने का भी उतना ही अधिकार रखते हैं, और मैं उनका उतना ही सम्मान करूंगा। यदि वो मेरे लेखन से, मेरे विचारों से यदि कोई कमजोरी या कमी पाएंगे तो वो उससे मुझसे असहमति व्यक्त करेंगे, मेरी आलोचना व्यक्त करेंगे। तो किसी के एकदम से किसी के भक्त नहीं बने। जिस भक्ति के खिलाफ हम लड़ रहे हैं कि हम नागरिक बनाना चाहते हैं, हम भक्त नहीं बनाना चाहते, ना भक्त बनना चाहते, हम एक जागरूक व्यक्ति बनाना चाहते हैं, एक मनुष्य बनाना चाहते हैं, एक चेतनशील मनुष्य का निर्माण करना चाहते हैं, एक भक्त का नहीं कि जो केवल अपने जो भी उसका जिसकी वो भक्ति कर रहा है कि उसके सामने वो दंडवत रहेगा, नमन रहेगा और केवल उसको शीश नवाएगा, ऐसा नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा विचार करें। और ये चीज़ें जो अभी इसमें जो मुन्नी भारती जो आप कह रही हैं, ये चीज़ को हम बहुत पहले से ही ऐसी आती रही है उसमें कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर की जो 22 प्रतिज्ञाएँ हैं, इनको एक पैरामीटर माना गया कि दलित साहित्य का ये पैरामीटर है। और पैरामीटर इसलिए माना गया क्योंकि जिन लोगों को बौद्ध धर्म को लेकर के कुछ हेजिटेशन है, तो वो इस बात को समझ लें कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया। वो एक आज के समय में यदि आप ईमानदारी से देखें तो आज जो बौद्ध धर्म जिस रूप में है, वो एक अम्बेडकर की, बाबा साहेब अम्बेडकर की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, वो ही बौद्ध धर्म उस रूप में है। क्योंकि बौद्ध धर्म में कहीं ये नहीं लिखा कि मैं अवतारवाद को नहीं मानूंगा। बौद्ध धर्म में कहीं ये नहीं लिखा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा। बौद्ध धर्म अनिश्वरवाद का दर्शन कर रहा है
है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो इन 22 प्रतिज्ञाओं में आ रही हैं। तो इसको कम से कम हम इस रूप में तो देख लें, जो लोग भी बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है, क्यों नहीं है मैं नहीं जानता। हालांकि डॉक्टर धर्मवीर का तो अपना तर्क था, वो इसलिए स्वीकार नहीं करते थे कि भाई चूँकि वो जो है वो जो सिद्धार्थ थे वो क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय से हमारा क्या लेना देना, हम क्षत्रिय के धर्म को क्यों माने, उनका तो ये तर्क था। और यदि इसी तर्क को हम मानते हैं तो जिस आजीवक को स्थापना करना चाहते आजीवक धर्म को, जिस मखली घोषाल की वो बात करते थे, तो मखली घोषाल भी वो एक तरह से ओबीसी में आते हैं। तो यदि आप ठेठ चमारों की बात करते थे वो कि मैं किसी, ये भी कहते मैं किसी गैर चमार से बात नहीं करूंगा, यहाँ मैं धर्मवीर की आलोचना नहीं कर रहा, यहाँ मैं दलित साहित्य की वैचारिकी की बात कर रहा हूँ। धर्मवीर मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके लेखन का मैं सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सरोकार किसी व्यक्ति से नहीं है, मेरा सरोकार वैचारिकी से है, मेरा सरोकार आंदोलन से है। इसलिए यदि हम कोई आलोचना करें तो उस आलोचना का हमारे पास एक आधार होना चाहिए, एक तर्क होना चाहिए कि जिस तर्क से जो हम विकसित कर रहे हैं वो हमारा कहाँ खड़ा है, और कल को उस तर्क पर यदि कोई दूसरे सवाल खड़े हों तो हम उनका जवाब देने की स्थिति में हों। तो ये तो कमज़ोर तर्क नहीं होने चाहिए। तो हमारी जो मूल चिंता जो मेरी है, जो मूल चुनौती मुझे लग रही है, वो ये कि दलित साहित्य की वैचारिकी क्या हो। मैं अभी तक की मेरी चेतना, आगे के लिए कोई दावा कोई नहीं कर सकता, अभी तक की मेरी चेतना ये स्वीकार करती है कि दलित साहित्य की वैचारिकी उस अम्बेडकरवाद की वैचारिकी या उस अम्बेडकरवाद पर या उस अम्बेडकरवादी दर्शन पर आधारित है, या वो उसका है कि जिसके मूल में बुद्ध का जो अनित्यता है, जिसके अंदर कबीर की साहसिकता है चुनौती देने की, और जिसके अंदर ज्योतिबा फुले की तरह संघर्ष की क्षमता है, और जिसके अंदर वो करुणा है और वो प्रेम है। क्योंकि दलित साहित्य की वैचारिकी में केवल आक्रोश नहीं कि केवल व्यवस्था को बदल देना, कि यदि हम वर्ण व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम व्यवस्था को पलट देना कि भी जो ब्राह्मण है वो कल शूद्र बन जाए, जो शूद्र है वो ब्राह्मण बन जाए, या जो शूद्र है जो अंत्यज है वो कल क्षत्रिय बन जाए, और क्षत्रिय कल को आकर के वो चंडाल या ये अंत्यज बन जाए। ये होगा तो कल को फिर वो असंतोष होगा, और ये चीज़ें। तो इसलिए हम अपने आप को, अपनी डिग्निटी को हम पहचानें कि हम मनुष्य हैं और हम किसी भी मायने में किसी से कम नहीं हैं। हम उन सभी संभावनाओं से भरे हुए हैं जो संभावनाएं दूसरों के अंदर हैं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति जो बड़े से बड़ा काम कर सकता है, हम भी वो बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, हमारे अंदर भी वो सब चीज़ें हैं। और इसलिए जो मानवीय गरिमा दूसरे व्यक्ति की है वही मानवीय गरिमा मेरी भी है। हमें साहित्य के माध्यम से समाज में, दलित समाज में, शोषित समाज में इस जो मानवीय गरिमा का संचार करना है कि उसके अंदर इस विश्वास का कि वो अपनी गरिमा को पहचाने, और वो जहाँ भी उसकी गरिमा के खिलाफ, गरिमा के अनुरूप यदि उसका व्यवहार नहीं होता, उसका अपमानजनक व्यवहार होता है, तो वो उसका प्रतिकार करे। प्रतिकार के बहुत सारे रूप हो सकते हैं। तो और दूसरा, उस साहित्य के माध्यम से जो गैर दलित समाज है, जो शोषक समाज है, जो उत्पीड़क समाज है, उसको, उसकी चेतना को, उसकी मानसिकता को झंझोड़ना भी है, उस पर एक चोट बरसाना भी है कि वो खुद को मनुष्यता के धरातल पर आकर के व्यवहार करना सीखे। वो भी ये सीखे कि दूसरे लोग भी मनुष्य हैं और वो भी सब तेरे जैसे हैं, और यदि तुम उन्हें उस रूप में मानवीय गरिमा उनको नहीं दोगे तो कल को वो भी तुम्हारी गरिमा को नहीं, तो तुम्हें महत्व देंगे, तुम्हारी गरिमा नहीं पहचानेंगे। तो ये जो चीज़ है, ये तो प्रेम का होना बहुत जरूरी है, लेकिन उस प्रेम का मतलब समर्पण नहीं है।
कि हम प्रेम करेंगे तो समर्पित हो जाएंगे, और दूसरा कि संतुलन और सामंजस्य जो होता है, जो बौद्ध दर्शन का भी याद है, उसमें भी जो उसका मिडिल पाथ है, जो मध्य मार्ग है, वो यही है कि समाज में समानता, संतुलन और सामंजस्य, ये 3 चीज़ों के आधार पर समाज बनता और खड़ा होता है। यही दलित साहित्य की वैचारिक कि समानता, संतुलन और सामंजस्य, कि हमें किसी के साथ हिंसा का व्यवहार नहीं करना, हमें किसी को अपमानित नहीं करना, लेकिन अपमानित होना नहीं है, हमें अपमान का प्रतिकार भी करना है। हमें हिंसा नहीं करनी है, लेकिन यदि हमारे साथ हिंसा होती है तो हमें उस हिंसा का प्रतिकार करना है। हमें किसी का शोषण नहीं करना है, लेकिन यदि हमारे साथ शोषण होता है तो हमें उस शोषण का प्रतिकार करना है। हमें किसी की मानवीय गरिमा को ध्वस्त नहीं करना है, लेकिन यदि हमारी मानवीय गरिमा को ध्वस्त करता है तो हमें उसका प्रतिकार करना है। ये दलित साहित्य की वैचारिक इस रूप में यदि विकसित हो और इन चीज़ों को हम साहित्य में उतारने की कोशिश कर सकें, तो मैं समझता हूँ एक बड़े व्यापक स्तर पर हम देना चाहते हैं। क्योंकि अंततः हम साहित्य केवल इसलिए नहीं लिखते, जो कि एक और मैं समझता हूँ कि ये भी एक मुद्दा है, चुनौती दलित साहित्य की हो सकती है, कि मेरा बहुत नाम हो जाए, या मुझे कोई बहुत पुरस्कार मिल जाए, मुझे कोई पद मिल जाए, या मेरी रचनाएं पाठ्यक्रम में लगाई जाएं, केवल इसलिए नहीं लिखते। हमारे लिखने का उद्देश्य है कि हम समाज को जागृत करना चाहते हैं। जो सुसुप्त समाज है, जो समाज अपने आप को नहीं पहचान रहा, हम उसकी पहचान बताना चाहते हैं, और ये पहचान दलितों को भी और गैर दलितों को भी। दलित अपने आप को, चूँकि वो हजारों सैकड़ों साल से वो एक जिस तरह का दमन का शिकार रहा, तो वो अपनी मानवीय गरिमा को कई बार उससे पूरी तरह नहीं पहचान रहा। तो हमें दलितों को बताना है तुम्हारी मानवीय गरिमा है और तुम मनुष्य हो, और जो दूसरा है हमें उसको भी बताना है कि तुम भी अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। तो ये यदि कोई इस बात को ध्यान में रख करके लिखता है, कोई लेखक, कि मैं पाठ्यक्रम में लगूं, ये मेरा उद्देश्य है, या कि मुझे पुरस्कार मिले, ये मेरा उद्देश्य है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत दूर तक नहीं चल पाएंगे। क्योंकि अंततः मैं जोड़ तोड़ करके पुरस्कार ले सकता हूँ, मैं जोड़ तोड़ करके कोई पद ले सकता हूँ, लेकिन वो जोड़ तोड़ वो तब तक ही रहेगा जब तक कि मैं बहुत सारे लोग, जैसा आप देखते हैं, को बहुत बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो पद से हटते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। राजनीति में आप देखेंगे बहुत से लोग बड़े बड़े मंत्री बने, बहुत लंबे लंबे सालों तक रहे, है ना, और बहुत या कोई और दूसरे पदों पर चले गए, लेकिन जैसे ही वहाँ से हटते हैं उनको कोई नहीं बोलता यार, क्योंकि उनका कोई अवदान नहीं है। लेखक का अवदान है उसका विचार, वो दे क्या रहा है। तो हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य होना चाहिए समाज को देना, ना कि लेना। और जब हम समाज को देने का कोशिश करेंगे, हमारा अवदान ये होगा जब हम समाज को, जैसे मतलब चेतन करना, ये भी देना है, समाज को जागरूक करना, ये देना है, समाज में नए विचारों का उत्पादन करना, पुरानी चीज़ों को हटाना, वहाँ से जंग को हटाना, ख़त्म करना, ये हमारा अवदान है, ये हमारा देना है। और यदि ये सब चीज़ें हम करते हैं तो अपने आप मिलेगा। ये समाज बहुत बड़ा है, समाज बहुत उदार है, समाज देता है, और समाज इतना सम्मान आपको देता है। लेकिन आप यदि इसलिए कि मुझे सम्मान मिले इस नाते करेंगे तो शायद उतना सम्मान नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप देंगे, आप उदार होकर के आप चलेंगे, तो मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा सम्मान मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये बहुत सारे बिंदु मेरे जहन में आए, और एक दो बिंदु में और देकर ख़त्म कर रहा हूँ, कोई लंबा ना हो जाए बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक ये कि जो हमारे यहाँ एक चुनौती है कि, और जो काफ़ी लंबे समय से रही, हमारे पास अच्छी अपनी पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, कि जहाँ से हम चीज़ों को अपनी जो वैचारिकता है उसको प्रबल रूप से, सशक्त रूप से पढ़ा सकें। और चूँकि एक दो चीज़ें जो पत्रिकाएं कभी कभी होती हैं वो थोड़े दिन के बाद, साल 2 साल चलती हैं, रुक जाती हैं, तो क्योंकि एक पूंजी नहीं है, साधन नहीं है,
तो ये और अंततः फिर होता क्या कि दूसरी पत्रिकाएं हैं वो उनके ऊपर ये उनके ऊपर निर्भर करता संपादकों के ऊपर, वो कितनी जगह देते हैं, कितनी रचनाओं को कितनी जगह वो देते हैं, ये तो उन पर का अधिकार नहीं बनता। तो दलित साहित्य की अपनी पत्रिकाएं कि जिनमें वो छपे। दूसरा, प्रकाशन का तो आजकल कोई दिक्कत ऐसी नहीं है कि बहुत सारे प्रकाशक हैं, छाप रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है ना ये। लेकिन अपनी अपनी यदि हमारी अधिक बहुत सारी पत्रिकाएं यदि हो जाएं तो इसका ज़्यादा ये मैं समझता हूँ ज़्यादा अपना एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाएगा। अपने लेखकों को हमें ज़रूरत है अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा वो लेखकों को जो वैचारिकता से संपन्न करके उन्हें तैयार करना। तो ये और दूसरा मैं क्या कह रहा था, हाँ एक और जो मैं पहले कह रहा था आलोचकों के लिए मैं कह रहा था पढ़ने का। मुझे लगता है कि लेखक को पढ़ना बहुत चाहिए, और मुझे माफ़ करेंगे कहने के लिए, हमारे यहाँ कुछ दलित लेखक ही हैं, दलित लेखकों में कुछ ही हैं जो पढ़ते हैं, वरना लोग पढ़ते कम हैं। और जो पढ़ते हैं तो वो केवल जो या तो जो पाठ्यक्रम की चीज़ें हैं जिन्हें पढ़ते या पढ़ाते हैं उनको पढ़ते हैं, या जो अपनी रचनाओं को, या जो अपने कुछ खास चीज़ों को। जबकि ज़रूरत ये है हमको अधिक से अधिक पढ़ने की ज़रूरत है। जितना हम ज़्यादा पढ़ेंगे उतना हम जानेंगे, उतने ज़्यादा हमारे अपने तर्क विकसित होंगे। तो लेखक जितना मैं चाहूँगा कि हमारे लेखक लिखने से ज़्यादा पढ़ने पे जोर दें, अधिक से, और वो दलित साहित्य को नहीं, दूसरे साहित्य को, सारे भारतीय दूसरी भाषाओं में लिखे हुए भारतीय साहित्य, उस साहित्य को भी जो विश्व का है वैश्विक साहित्य, उसे भी जो भी पढ़ सकते हो, जिन भाषाओं में भी पढ़ सकते हो उन भाषाओं में, जितना पढ़ करके हमारा विजन विकसित होना बहुत जरूरी है। हमारा विजन, हमारा थॉट, हमारा लॉजिक, ये विकसित तभी होगा जब हम पढ़ेंगे। तो ये भी चुनौती हमारे सामने है कि हम जिस गति से लिख रहे हैं उस गति से वो ज़्यादा हम और जिस जल्दी से हम लेखन में आ रहे हैं वो उतनी पूरी तैयारी से हम कम लोग आ रहे हैं। इसलिए मैं माफ़ी चाह रहा हूँ कहने के लिए, कुछ लोगों को मेरी बात शायद ये अच्छी ना लगे कि हमें लेखन में आने के लिए एक समय था कि जब ज़रूरत थी, जब दलित साहित्य का आंदोलन स्थापित करने की ज़रूरत था कि अधिक से अधिक खूब दलित साहित्य आना चाहिए, क्योंकि तब लोग ये सवाल करें दलित साहित्य है कहाँ, तब ये सवाल था। तो तब हमें दिखाना था कि हमको 100, 200, 500 नहीं, हज़ारों टाइटल चाहिए कि ये दलित साहित्य है, हर विधा में है। तब ज़रूरत इस बात की थी। आज गुणवत्ता की ज़रूरत है, क्वालिटी की ज़रूरत है। आज एक जहाँ हम थे उससे आगे आने की ज़रूरत है। इसलिए अब जो कारवां जो दलित साहित्य का, लेखन का, वैचारिकी का जहाँ तक आया है, ये नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि उसको उससे आगे लेके जाना है। और नई पीढ़ी ये काम कर सकती है कि वो अपने आप को लिखने की जल्दबाजी में बहुत ना आए, वो अपने आप को पढ़ करके अपने आप पूरी तैयारी के साथ आए। और जब वो पूरी तैयारी के साथ जब वो पढ़ करके, और जितना पढ़ें उसको अपने थॉट प्रोसेस से, अपने चिंतन से गुजारें। मैं कह रहा हूँ जितना पढ़ते हैं उससे ज़्यादा हम जब थॉट प्रोसेस से चीज़ों को गुजारते हैं, अलग अलग एंगल से, अलग अलग डायमेंशन से हम जब चीज़ों पर विचार करते हैं तो हमारे तर्क उतने मजबूत हो जाते हैं। तो तब हम चीज़ों को और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझने लग जाते हैं। तो उससे जो चीज़ें आएंगी उभर करके, मैं समझता हूँ आने वाले समय में, तब इस लेखन की क्वालिटी एक अलग हो जाएगी। और वो चीज़ है, फिर बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाब अपने आप मिल जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें बहुत सारी बातें मैंने कर दी हैं। हो सकता है कि कुछ चीज़ें और भी लोग लगती हों तो नहीं हो पाई। जैसे एक और बिंदु है जिसे मैं कह सकता हूँ कि जो आजकल हमारे बहुत सारे मित्र फेसबुक और व्हाट्सएप या उस मीडिया पर
इतना ज़्यादा अपनी रचनाएं बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जा रहे हैं, वो ठीक है, वो एक अच्छा मंच है, लेकिन हम ये क्यों भूल रहे हैं कि वो जो रचनाएं हमारी जो जा रही हैं वो हमारे केवल उस सीमित एक वर्ग पर है जो हमारे फ्रेंड लिस्ट में है, जो हमारे व्हाट्सएप से हमारे फ्रेंड लिस्ट में है, केवल वही उनके तक जा रही है, या जो फेसबुक पे वो जा रहे हैं। और उसमें भी जो हमारे फ्रेंड लिस्ट में वो सारे देखते नहीं हैं। अधिकांश लोग बिना रचनाओं को पढ़े लाइक पर क्लिक कर देते हैं। कुछ लोग हैं थोड़े से पढ़ते हैं, उस पर अपनी टिप्पणी दे देते हैं, और आप देखेंगे कि आपकी हर रचना को केवल वही थोड़े से लोग 10, 5, 15, 20 लोग बस वही टिप्पणी कर रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं। तो क्या हम केवल 10, 15, 20 लोगों के लिए लिखते हैं? क्या हम उनसे आगे अपनी रचनाओं को नहीं ले जाना चाहिए? क्या हम उसी को ही एक क्रांति का धरातल मान रहे हैं? हम फेसबुक और व्हाट्सएप पर हम जो लिख रहे हैं यहीं से क्रांति आ गई? मैं जानता हूँ ये भी एक आज का एक डिजिटल माध्यम है, और यहाँ भी चीज़ें जानी चाहिए, और इन चीज़ों के माध्यम से जाना चाहिए, यूट्यूब के माध्यम से जाना चाहिए, अपने वीडियोज़ भी जाने चाहिए कि जो लोग जहाँ तक साहित्य ये नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ तक वो लोग आपके विचार हमारे पहुँच जाएँ, बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो ही काफ़ी नहीं है वहाँ से, क्योंकि जो रचनाएँ हम पोस्ट कर रहे हैं उस रचनाओं पर कोई चेक पॉइंट नहीं है कि वो रचना कैसी है, उसमें कोई भाषा की गलती है, कोई व्याकरण की गलती है, कोई विचार की गलती है, कोई शब्दों का चयन में तो गलती नहीं है, कहाँ कोई चीज़ों का है, उसे कोई चेक नहीं कर रहा है। कोई संपादक नहीं है वहाँ पर कि संपादक कम से कम रचना को एक बार पढ़ता है, पढ़ करके वो कुछ चीज़ देखता है, कुछ अपने एंगल से सुधार कर लेता है, कहीं उसे लगता है कि नहीं जम रही है तो लेखक को वापस कर देता है, तो उसे प्रकाशित नहीं करता। कई बार लेखक से कहता है इसे दोबारा देख लो, इन चीज़ों को देख लो, या अपने हाथ से कर सकता है तो अपने हाथ से कर देता है। तो वहाँ से कम एक रचना में एक सुधार की गुंजाइश होती है। लेकिन ये जो व्हाट्सएप और फेसबुक पर हम जो कर रहे हैं, चीज़ों को ला रहे हैं, यहाँ कोई चेक पॉइंट नहीं है। जब जो मुझे लग रहा है मैंने लिया और डाल दिया, अब चाहे कच्चा है या पक्का है, और यदि मेरी कच्ची रचना है और यदि उसी को आपने वाह लोगों ने कर दिया तो वो मेरा कच्चापन दूर कैसे होगा? वो तो मेरी कमजोरी मुझ में बनी रही। तो कोशिश हो कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इस माध्यम का भी इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अपना जो प्रिंट मीडिया है, पत्र पत्रिकाओं का, वहाँ प्रकाशन पे भी हमें जाए। असली हमारे जो रास्ते हम वहाँ से गुजरते हैं कि जब हम जाते हैं और हम अपनी एकदम से धारणा भी ना बना लें कि कोई हमारी रचनाओं को छापेगा नहीं। आखिर रचनाएं छपती तो हैं, तो रचनाएं जाएं, एक संपादक नहीं छापेगा, दूसरे को भेजें, दूसरे को नहीं, तीसरे को भेजें, रचनाओं को भेजते रहें। जरूरी नहीं है हमारी एक रचना एक संपादक ने रिजेक्ट कर दी तो सब संपादकों ने रिजेक्ट कर दी, ऐसा नहीं होता। हर संपादक की अपनी दृष्टि है। एक रचना एक संपादक की दृष्टि में नहीं जम रही है तो दूसरे संपादक को वो रचना अच्छी लग सकती है, वो प्रकाशित हो सकती है। तो वहाँ कम से कम एक चेक पॉइंट रहता है, और वहाँ चीज़ें जब जाएंगी और उन चीज़ों के साथ आप दूसरे रचनाओं को भी देखेंगे, ये सब चीज़ें, तो मुझे लगता है कि वहाँ से एक हमारी जो एक क्वालिटी है वो निकल कर आएगी। मेरे दोस्त लोग मुझसे अप्रसन्न हो सकते हैं, अप्रसन्न ना हो, मैं एक मेरा सुझाव है, लेकिन है वो माध्यम में इनकार नहीं कर रहा हूँ, वो एक माध्यम है, लेकिन वो ही एकमात्र माध्यम नहीं है। उसी को ही एक क्रांति का मंच ना समझा जाए, और यदि समझ लिया गया तो मेरी चिंता है कि कहीं ये हमारा ये जो डिजिटल माध्यम, ये फेसबुक और व्हाट्सएप हमारे कुछ होनहार लेखकों की हत्या ना कर दे। मुझे डर है। कई लेखक, बहुत होनहार लेखक मैं देख रहा हूँ, उनकी रचनाएं आ रही हैं। कुछ ऐसे होनहार लेखक भी मैं युवा देख रहा हूँ कि जिनकी रचनाएं जो पत्रिकाओं में भी आ रही हैं, किताबों में आ रही हैं, और बहुत आशान्वित कर रही हैं। मैं कुछ नाम ले दूंगा तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपने उस नाम ले, लेकिन अचानक है कुछ नाम सामने आ जाते हैं। मैं मान लिया कर्मानंद आर्य को देखता हूँ, मैं मुसाफिर बैठा को देख रहा हूँ, या मैं शिव कुशवाहा को देख रहा हूँ, या मैं नरेंद्र वाल्मीकि को देख रहा हूँ, या मैं प्रखर को देख रहा हूँ। ये कुछ नाम मैं देख रहा हूँ, इनकी जो कविताएं मैं आ रहा हूँ, मैं कुछ बड़े स्थापित नामों की तरफ नहीं जा रहा हूँ कि वो तो अपनी जगह हैं ही। ये लोग हैं, इनकी जो रचनाएं आ रही हैं, और इतनी अच्छी रचनाएं जिनकी मैं देख रहा हूँ, और इनकी रचनाएं मैं पत्र पत्रिकाओं में भी आ रहा हूँ, और ये यहाँ पे भी आ रहा है। तो यहाँ एक सामंजस्य दिखाई दे रहा है कि उनकी रचनाओं का एक वहाँ कोई चेक पॉइंट से गुजर रही है। लेकिन बहुत से लोगों की रचनाएं उस चेक पॉइंट से नहीं गुजर रही, वो पत्र पत्रिकाओं में नहीं जा रहे, केवल यहाँ अपनी रचनाओं को दे रही हैं। और बहुत से लोग तो अपनी रचनाओं को अपनी टिप्पणी के साथ दे रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं, ये दिखलाना कि मेरी रचना कितनी अच्छी है, ये मुझे लगता है बचने की जरूरत है। ये दलित साहित्य के सामने ये चुनौती है कि हमें यदि आगे बढ़ना है तो हमें अपनी रचनाओं के मूल्यांकन दूसरों के लिए छोड़ देना पड़ेगा। कि मूल्यांकन दूसरे लोग करें, अपना मूल्यांकन हम खुद ना करें। अपना मूल्यांकन हम करें रचना के जाने से पहले। हम अपने मस्तिष्क में चीज़ों को मथें,
हम अपने व्यक्तित्व का मूल्यांकन अपने अंदर करें। और लेकिन एक बार जब रचना आ गई, बाहर आ गई, फिर हम उसका मूल्यांकन ना करें कि ये बहुत अच्छी है या बहुत खराब है। अब जो है सामने है उसका मूल्यांकन पाठक करेगा, समीक्षक करेगा, आलोचक करेगा, शोधार्थी करेगा। तो हमें अपनी रचनाओं को अपनी प्रशंसात्मक टिप्पणियों के साथ करने से हम अपना या दलित साहित्य का कोई बहुत बड़ा हित नहीं कर सकेंगे। रचना है, अंततः हम कितनी भी अपने आप में बातें करें, कितना ही मैं अपने आप की प्रशंसा करूं, कितना मैं अपनी तरह से व्याख्याएं करूं, मैं कितना ही किसी की आलोचना करूं, हो सकता है मेरी टिप्पणी से, मेरे वक्तव्य से कुछ लोग आहत हों और उन्हें अच्छा ना लगे। इसका कोई अर्थ नहीं है, मेरे वक्तव्य का कोई अर्थ नहीं है। अर्थवान रहेगा वो लेखन ही, जो मैं लिखूंगा या आप सब लिखेंगे, और वो अर्थवान बनाएगा पाठक वर्ग। उसको खारिज करेगा तो पाठक वर्ग, उसको स्वीकार करेगा तो पाठक वर्ग, आलोचक वर्ग, मैं और आप नहीं। हम रचनाकार नहीं, हमारा काम लिखना है। हम अपनी ओर से जो सर्वोत्तम हो सकता है वो देने की कोशिश करें, और जो भी हम नया कर सकते हैं वो नया करने की कोशिश करें। सब प्रबुद्ध हैं, और मित्रों, आप सब लोगों ने इतनी देर तक मुझे सुना। इस विषय पर मैं नहीं समझता कि मैं कुछ कह नहीं सकता कि मैंने जो भी बिंदु कहे हैं ये कितने सही हैं, कितने गलत हैं। मैं कितना सही हूँ या गलत हूँ ये आप लोग देखेंगे, आपकी टिप्पणियाँ आएंगी, आप अपना विचार करेंगे। और मैं भी अपना समय समय पर अपना मूल्यांकन करता रहता हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि अपना मूल्यांकन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक हम अपना मूल्यांकन नहीं करते तब तक हम अपना सुधार भी नहीं कर पाते। तो हमें भी अपना परिष्कार करना होता है, और वो परिष्कार की प्रक्रिया देखिए, हम कितना अध्ययन और चिंतन की प्रक्रिया से जितना गुजरते हैं उतना हम परिष्कार करते चले जाते हैं। तो आप लोगों को, और विशेष रूप से जिन लोगों ने मुझे ये अवसर दिया इस विषय पर अपने विचार आपके साथ बांटने का, मैं उन सबको, विशेष जय भीम कारवां के सभी मित्रों को, और जो लोग लाइव में मेरे साथ रहे, जिन्होंने टिप्पणियाँ दी, बहुत अच्छे कमेंट दिए। लेकिन मेरी एक कमज़ोरी है मेरे दोस्तों, कि मैं जब ये चीज़ें मैं बोल रहा होता हूँ, मैं अपने प्रवाह में होता हूँ, तो मैं टिप्पणियाँ नहीं पढ़ पाता, क्योंकि टिप्पणियों पर जाने से वो मेरा प्रवाह रुक जाता है। और कई बार तो इसलिए आपने कभी मैं ध्यान दे लेता हूँ, इसलिए बहुत सारे लोग कई बार ये महसूस करते होंगे कि हम कमेंट दे रहे हैं और करदम जी हमारी कमेंट को तरजीह नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप मेरे बहुत सम्मानित हैं, आप मेरे बहुत प्रिय हैं, और इन सारे कमेंट्स को मैं पढ़ूंगा, इन पर विचार भी करूंगा। लेकिन मुझे, चूँकि हर व्यक्ति का अपना होता है, मेरा अपना होता है कि जब मैं बोल रहा होता हूँ, कोई काम कर रहा होता हूँ, मैं अपने प्रवाह में होता हूँ, तो उस प्रवाह में फिर मैं इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे पाया। इसके लिए यदि किसी की टिप्पणियों को आपको ऐसा लगे कि मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाया, तो मैं उसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहूँगा। और आप सब लोगों ने बहुत धैर्य के साथ मुझे सुना या बर्दाश्त किया, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।